राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी एमएलए हैं, सब लोगों ने एनडीए को पक्ष में वोट किया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मतदान किया है। भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर है। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो जनता उनको समय पड़ने पर सबक जरूर सिखाएगी। चलिए अब खबरों की डिटेल्स पर जाते हैं, पड़ताल की बात करते हैं, क्योंकि 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। थोड़ी ही देर के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और रात तक नतीजे आ जाएंगे, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा का ये चुनाव किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत सा बन गया, क्योंकि यूपी से लेकर हिमाचल तक खेला गजब का हुआ है। तस्वीरें ऐसी ही कहती हैं, अंदरूनी खबरें यही कहती हैं। यूपी में अखिलेश यादव अपनों के ही शिकार हो गए, तो वहीं हिमाचल में सुक्खू को अपनों की नाराजगी जबरदस्त नुकसान होता उन्हें अनुमान हो रहा है। और अब यूपी से हिमाचल तक सियासी गणित समीकरण को जानने के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगियों का हम रुख करेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड से तमाम उठापटक आज भापे हैं। संजय त्रिपाठी, जैनेंद्र कुमार लखनऊ से संजय हैं, शिमला से जैनेंद्र हैं, वीरेश पांडे हमारे सहयोगी हैं, अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी हैं लखनऊ से, और इनसे जो उठापटक रही इसकी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है पहले उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव पर हिमाचल में हलचल, यूपी से ज्यादा हिमाचल कांग्रेस को तनाव है। क्यों? हिमाचल के 9 विधायक के क्रॉस वोटिंग की खबर है और हिमाचल के कुल 68 विधायकों ने वोट डाले हैं। शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन यकीन मानिए हिमाचल में दिलों की धड़कन बड़ी तेज बढ़ी हुई होगी, क्योंकि अगर ये 9 क्रॉस वोटिंग की खबर आती है तो इस नतीजे के साथ बहुत टूट-फूट शुरू हो जाएगी। तो हिमाचल में क्रॉस वोटिंग और जिस तरीके की सेटिंग की सुगबुगाहट है, इतनी आसान नहीं होगी कांग्रेस के लिए। ये टेंशन है। किस तरीके से टेंशन है? देखिए, हिमाचल में क्रॉस वोटिंग की सेटिंग क्यों कहा जा रहा है? आंकड़ों के बाजीगरी पर जाइए, आंकड़ों में कितना दम है, बीजेपी का दावा क्या है, और बीजेपी के पास कुल विधायकों की संख्या 9 है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये संख्या बल हो जाती है, 9 एडिशन होता है तो ये भविष्य के गर्भ में है जो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। और निर्दलीय 3 विधायक जो आते हैं हिमाचल से, ये वाला सेक्शन अगर जुड़ गया भविष्य में तो कुल 37 विधायक बीजेपी का दावा हो जाता है। आइए इधर कांग्रेस की बात करें। जीत के लिए 35 वोट चाहिए। कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं 4 जो विधानसभा से जीत करके आए हैं। अगर इसमें से 9 माइनस हो गए, निर्दलीय हो गए, तो फिर ये आंकड़े बहुत हद तक बदल सकते हैं। जैनेंद्र का रुख करेंगे। और शिमला में इस तरीके की गर्मी, जिस तरीके की दिलों की धड़कन बढ़ी होगी, ये हम समझेंगे। लेकिन दिल्ली में हलचल कम नहीं हो रही है, इसीलिए बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। दिल्ली में आप उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। दिल्ली सोमनाथ भारती नई दिल्ली से, दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा। ये देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से नामों का ऐलान। कौन कहां से ताल ठोकेगा दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की ओर से ये नाम सामने आए हैं। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती का नाम, दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा। तो नाम का ऐलान, सहमति की खबर थी अंदर खाने से, और देखिए वो पर्दा हट गया है, ये नाम सामने आ चुके हैं। दिल्ली से आप उम्मीदवारों का नाम 4 सीटों पर साफ आ चुका है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती पर पार्टी ने भरोसा जताया, नई दिल्ली से सही राम, दक्षिण दिल्ली से माफ कीजिए सही राम, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार का नाम आगे किया गया है, तो पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐलान किया गया। आतिशी नजर आ रही हैं। अंदर खाने से खबर थी कि नामों पर चर्चा हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, और अब ऐलान की बानगी करती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसे साझा किया जा रहा है। आतिशी नजर आ रही हैं और कुछ इस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से 4 बड़ी सीटों पर नाम का पटाक्षेप होगा, और ये चारों नाम सामने आ चुके हैं। दिल्ली की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती उम्मीदवार बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान का नाम सामने किया गया है, तो पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को। दीपक रावत का रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। दीपक, क्या इन्हीं नामों की सुगबुगाहट थी?
जी बिल्कुल, और एबीपी न्यूज ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। एबीपी न्यूज ने सुबह ही ये साफ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी अपने विधायकों पर भरोसा जताएगी और यही हुआ है। कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया है और दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो दक्षिणी दिल्ली पर सहीराम पहलवान, ये भी आम आदमी पार्टी के 3 बार से विधायक है, इन पर भरोसा जताया गया है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती भी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और मालवीय नगर से विधायक हैं, उन पर भरोसा जताया आम आदमी पार्टी ने। और वहीं पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो महाबल मिश्रा जो कांग्रेस के सांसद रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी में हैं, उनके बेटे विनय मिश्रा द्वारका से विधायक हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। तो एबीपी न्यूज ने आज सुबह ही ये खबर दर्शकों तक पहुंचाई थी कि आम आदमी पार्टी इस बार इन 4 चेहरों को लेकर चुनाव में उतरने जा रही है। इस बार का चुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है आम आदमी पार्टी के लिहाज से क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 4 सीटें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी थी, 3 सीटें अपनी पास रखी हैं और ऐसे में सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने आज 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ हरियाणा की जो कुरुक्षेत्र की सीट जो आम आदमी पार्टी के पास आई है गठबंधन में, उसको लेकर भी ऐलान हो गया है। सुशील गुप्ता जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और अभी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कुरुक्षेत्र से टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है आम आदमी पार्टी ने। किसने लगा? बिल्कुल, तो ये 4 या यूं कहें 5 बड़े नाम कुरुक्षेत्र से भी सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है और इस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ताल ठोकती नजर आ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार जो बाकी बची 3 सीटों की अगर बात कर लें, उनके नामों का क्या होगा? जैनेंद्र के पास कुछ डिटेल्स है तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास जो दिल्ली की 3 सीटें हैं उनमें सबसे पहला है चांदनी चौक से सबसे प्रबल दावेदारी है अलका लांबा की, जो कि चांदनी चौक से विधायक रह चुकी हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी से विधायक रही हैं। फिलहाल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो फ्रंट रनर हैं और साथ ही साथ जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से सांसद रह चुके हैं, वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं दिल्ली कांग्रेस के, वो भी दावा अपना पेश कर रहे हैं। तो अलका लांबा या जेपी अग्रवाल में से कोई एक हो सकता है। ज्यादा संभावना अलका लांबा की लग रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो 4 नाम है उनमें कोई भी महिला नहीं है, तो 7 में से एक सीट पर कम से कम कोई महिला जरूर उतरेगी इंडिया गठबंधन से। तो चांदनी चौक से लगभग तय है कि अलका लांबा लड़ सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कांग्रेस के पास है और वहां से सबसे प्रबल दावेदारी है दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की। अरविंदर सिंह लवली जो है वो शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका नाम सबसे आगे है उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने को लेकर। हालांकि अनिल चौधरी जो दिल्ली कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा नेता हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पूरी संभावना लेकिन है कि लवली चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली जो सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, उस सीट से उदित राज अपना दावा पेश कर रहे हैं। हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लेकिन क्लैरिटी कब तक आ सकती है? कोई इंटरनल सोर्स से जानकारी है क्लैरिटी को लेकर के? कोई डेट है? देखिए, मार्च के पहले हफ्ते में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें संभावना है कि तकरीबन 100 के आसपास सीटों पर मुहर लग सकती है, जिसमें कि दिल्ली की सीटें भी हो सकती हैं। लेकिन जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, अगर कुछ बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, इंतजार करना होगा कांग्रेस की ओर से। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने कोटे की जो सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। हिमाचल में जहां इस वक्त राजनीति किस तरीके के दिलचस्प मोड़ पे है, सुक्खू सरकार पर संकट के बादल कहे जा रहे हैं। चुनाव के बहाने ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई दे रही है। 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इस बात का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी विधायकों का सुक्खू को लेकर के ये दावा, अल्पमत में आ गई है सुक्खू सरकार, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर है ये। तो क्या हिमाचल में वाकई सरकार गिरेगी? ये बड़ा सवाल है और जहन में आ रहा है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती, आइए हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर 9 विधायक अगर बागी हुए तो किस तरीके के संकट के बादल होंगे? कांग्रेस के कुल विधायक 40 जीत करके आते हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए, डिडक्ट करते हैं 9 विधायक, तो ये संख्या आती है 31। बहुमत से 4 कम। बीजेपी का दावा यह है कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी। 5 बजे जब क्लैरिटी होगी, गिनावट होगी और पता चलेगा क्रॉस वोटिंग की खबर पक्की हो गई, तो ये जो आंकड़े आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो वाकई चिंता का सबब बन जाएंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार इस तरीके से एक चुनाव से दूसरे चुनाव का संकट किस तरीके से कनेक्ट होता है। अभिषेक जरा समझाएं और बताएं।
तो हम कोशिश कर रहे हैं अभिषेक से जुड़ने का, लेकिन हिमाचल में जो इस वक्त चल रहा है वो वाकई कांग्रेस के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। टेंशन बहुत बढ़ जाएगी अगर 9 विधायकों के बागी होने की खबर पक्का हो जाती है। ज्ञानेंद्र भी शिमला में है, उनसे जानकारी लेते हैं। ज्ञानेंद्र, कैसे माना जाए कि दिलों की धड़कन नहीं बढ़ी होगी कांग्रेस की? 9 विधायकों के बागी होने की खबर अगर पक्की होती है तो क्या क्या होगा, थोड़ा समझाएं। बिल्कुल, कांग्रेस की दिल की धड़कन तेज है, बल्कि कांग्रेस खेमे में कंधे झुके हुए हैं, चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है और ये मायूसी दोपहर 12 बजे से ही दिख रही है, जबकि तकरीबन सारे वोट जो है वो 68 के 68 वोट डल गए। देखिए, यहाँ पर पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। कम से कम आधा दर्जन विधायकों ने कांग्रेस के तो क्रॉस वोटिंग की है और अगर उनकी संख्या एक और बढ़ती है तो यानी फिर ये होगा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राज्यसभा के हर्ष महाजन, वो चुनाव जीत जाएंगे और अभिषेक मनु सिंह भी वरिष्ठ वकील, जाना माना नाम, वो मायूस होकर दिल्ली लौटेंगे और कहानी यहां राज्यसभा चुनाव नतीजों तक खत्म नहीं होगी। इसके बाद सीधा खतरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर है और कांग्रेस की सरकार पर है। जाहिर सी बात है कि अगर प्रत्याशी हारेगा तो फिर सुक्खू के पास कोई नैतिक आधार नहीं रह जाएगा कुर्सी पर बने रहने का। और इसके बाद जो अंदर खाने की बगावत हुई है राज्यसभा के चुनाव में, वो जो बगावत है वो दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू को लेकर के असंतोष है, लेकिन क्या वो कन्वर्ट होगा कांग्रेस के खिलाफ असंतोष बहुत बड़ी इस बात पर है। नजर रहेगी, हम लेकिन साफ तौर बने हुए हैं, आपके पास फिर से आएंगे और इन्हीं चीजों को और डिटेल से इत्मीनान से समझेंगे। लेकिन इसी बीच इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी दिखाना और बताना बेहद जरूरी हो गया है। लगातार ये क्रम बना हुआ है। इसी क्रम में एक और बड़ी खबर लीजिए। बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में क्रॉस वोटिंग से समीकरण बदलने की स्थिति बनती नजर आ रही है। वोटों की गिनती के बाद स्थिति साफ होगी और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। 5 बजे का वक्त बजते ही ये क्लियर होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। एक राज्यसभा सीट के लिए हिमाचल में वोटिंग हुई है, लेकिन तख्ता पलट की सुगबुगाहट इसी वोटिंग से। एमएलए बिके नहीं तो 40 वोट तय होंगे, सुक्खू ने कहा है। और भी कई बातें कही हैं, वो भी हम आपके सामने रखें, लेकिन वोटों की गिनती के बाद स्थिति साफ होगी। 5 बजे का वक्त है, लेकिन सुक्खू ने क्या कहा? मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। ग्राउंड पर क्या चल रहा है, अभिषेक से जानने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, जब खुद ही सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि अगर विधायक बिके नहीं, यानी कंफर्मेशन तो उनके पास भी नहीं है, बिक सकते हैं, ये बात उन्हें भी पता है। कितने वक्त में ये क्लियर होने के बाद क्या क्या रणनीति हो सकती है दोनों खेमों से, खासकर बीजेपी से, जरा समझाएं। देखिए, कंफर्मेशन उनके पास है, उनको जानकारी है, इसीलिए वो अगर लगा रहे हैं। वो सूबे के मुखिया हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि ये उनको जानकारी में ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये, हिमाचल कांग्रेस की हम बात करें तो वो कभी भी जो सुखविंदर सुक्खू के लिए कभी वो निर्विवाद ताज नहीं रहा है। आपको याद होगा कितनी रस्साकसी हुई है जिस समय ये तय हो रहा था कि वहाँ का सीएम कौन होगा। विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, कितने सारे वहाँ इंटरेस्ट क्लैश हुए थे और किस तरह से राजू शुक्ला को हमने देखा था, राजू शुक्ला वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह से नेगोशिएशन हुए, किस तरह से उनको ये ताज पहुँचाया गया और उसमें पहनाया गया और राहुल गांधी की इसमें भूमिका रही। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो ज्ञानेंद्र कह रहे थे वो बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो विरोधी खेमा है, जो अभी तक तमाम सारी चीजों को सहता हुआ भी इंतजार कर रहा था, वो इसको एक बड़ा मसला बनाएगा और ये बात सिर्फ राज्यसभा के चुनाव तक नहीं टिकेगी। इसका सीधा रिपरकशन वहां की सरकार के बिल्कुल, और ज्यादा वक्त नहीं है। इसका जितने लोगों की आशंकाएं हैं, जितने लोगों का डर है, वो सब पे मुहर लगेगा नहीं लगेगा, ये 5 बजे काउंटिंग के बाद शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने सीएम सुक्खू से इस्तीफा मांगा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले हैं, सदन में बहुमत खो चुकी है कांग्रेस, सरकार में बने रहने का कोई हक भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है और मैं आज मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। तुरंत प्रभाव से ये सरकार अब बहुमत में नहीं है। तो काफी कुछ चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। बड़ी खबर है, यूपी में राज्यसभा चुनाव में हुए खेल की बात करें। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की जीत तय सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। संजय सेठ को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार हैं संजय सेठ। बीएसपी के एकमात्र एमएलए ने बीजेपी को वोट दिया है। इसी बीच आपको बताएं, एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में भी खेला हुआ है।
समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये खबर मिल रही है, और 2 विधायक तो गैर हाजिर रहे, मौजूद ही नहीं रहे। तो समाजवादी पार्टी को कई तरीके से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हम क्यों ना कहें या दुनिया क्यों ना कहे कि एसपी के जो बागी हैं वो एनडीए के साथी हैं। किस तरीके से, समझिए आप। एसपी के बागी पहले राकेश पांडे का नाम सामने आता है, इसके बाद राकेश प्रताप सिंह का नाम एनडीए को वोट देते नजर आते हैं। अमेठी गौरीगंज से विधायक हैं और इनका वोट चला जाता है एनडीए। एसपी के बागी और जो अगले हैं उनका नाम सामने आता है, अभय सिंह, इनका भी वोट एनडीए को दिया गया, ये खबर सामने आई। इसके बाद अगला नाम देख लीजिए, ये है विनोद चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के बागी, लेकिन एनडीए के साथ ही वोट के जरिए ये तय कर दिया। और ये तो चेहरा है मुख्य सचेतक मनोज पांडे का, जो समाजवादी पार्टी से बागी हो गए। मनोज पांडे के अलावा और भी कुछ नाम हैं जो सामने आए हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे का और जानकारी लेते हैं कि इतने बड़े खेले की भनक नहीं रही होगी अखिलेश यादव को, या फिर जानबूझ के चाहते थे कि क्लियर हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। देखिए, समाजवादी पार्टी के 2 धरती पकड़ नेता और विधायक हमारे साथ हैं। अतुल प्रधान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और कानपुर से अमिताभ वाजपेयी, ये धरती पकड़ हैं और ये काडर हैं अखिलेश यादव के। भैया ये सब तो खिसक गया अतुल, सब एक एक करके साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या कमी रह गई आपके अध्यक्ष जी में, आपकी पार्टी में? आप ये देखिए कि जो ऐसे समय पर धोखा देता है जनता उसे माफ नहीं करती, जनता खूब माफ कर रही है। अभी आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति से पूछ के देख लीजिए, धोखा या गद्दार या नीच या एहसान फरामोश सब किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? गद्दार नीच सब कह रहे हैं। सुनिए ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये उनके लिए इस्तेमाल होगा जिन्होंने ऐसा काम किया है, और जो अपनी बात पर टिके रहेंगे उनके लिए ऐसा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे वो हारें चाहे जीतें। अरे वो राम और रघुनंदन के हो। सुन लिए, भगवान राम के हम भी हैं, आप भी हैं। 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, सीधा क्लियर हो गया है कि जनता को किसकी तरफ रहना है। एक लोग होंगे वो जो भाजपा की विचारधारा के साथ होंगे, दूसरे लोग वो होंगे जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ होंगे। और इस समय माहौल पूरे उत्तर प्रदेश का ये बन गया। सोचिए, बसपा का इकलौता विधायक किसको वोट डाल के आया? भाजपा के उम्मीदवार को छोड़िए, सपा को देखिए। अरे भाजपा को वोट डाल के आया ना। जो बाकी पार्टियां थी जो तथा कथित अपने आप को सेकुलर या दलित या पिछड़े और गरीब गुरबा लोगों के पक्ष में बोलती थी, अब वो लोग बोलेंगे क्या किसके सामने जाकर? आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश में 2024 के चुनाव में। अरे आप पीडीए की बात करते हैं अमिताभ वाजपेयी जी, भाजपा एसपीडीए की बात करती है, सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। भाजपा अगर अपने आप में कंप्लीट होती तो उसको हमारी फसल की जरूरत नहीं पड़ रही होती। इसका मतलब भाजपा में कमी थी, इसीलिए वो बाहर शिकार कर रही है। कमी कहाँ थी? बड़ा लाभ है वहाँ। खुशी है हमें कि भाजपा विधानमंडल दल के अंदर समाजवादियों का बहुमत हो गया है। अब भाजपा विधानमंडल दल के अंदर हमारा बहुमत है, उनके यहाँ जो विधायक और मंत्री इससे बड़ा जस्टिफिकेशन कुछ नहीं होता। उनकी जड़ें नहीं है, जड़ें तो हमारी हैं। और वो जब पेड़ फल देंगे न जाने वो फल किसके आंगन में गिरेंगे, भारतीय जनता पार्टी सोचना चाहिए। ये जो जड़ उखाड़ दिया, ये जो भाजपा में गए हैं, प्रचार प्रसार के बाद जिताया जाता है और जाके वो खेमा बदल ले, तो ऐसा बहुमत तो कोई पार्टी नहीं चाहती होगी। क्रॉस वोटिंग पर अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया है। क्रॉस वोटिंग को लेकर के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने सब कुछ किया है। अखिलेश यादव ने क्या कह दिया है, सुनिए आप ही। लोग गए हैं, उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। संजय जो मुख्य सचेतक रहे हैं, क्या उनको भी नहीं भांप पाए? कौन सी कैटेगरी में, जिसका जिक्र कर रहे थे अखिलेश यादव, मनोज पांडे फिट हुए होंगे?
बहुत बड़ी चूक हुई है समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव से। 8 जो उनके कैंडिडेट कहेंगे, उनके जो विधायक थे वो बागी हुए हैं, जिनमें से 7 ने तो वोट कर दिया है एनडीए के प्रत्याशियों को और एक जो महाराजी देवी हैं वो एब्सेंट रही हैं। कुल 395 वोट पड़ने थे, 394 वोट पड़ चुके हैं। एकमात्र वोट महाराजी देवी प्रजापति का है, जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, वो वोट करने नहीं आई हैं। तो कुल मिला के उनका भी मनसा यही था कि उन्हें करना क्या है। अब जो गणित बन रही है स्नेता, वो आपको बता देता हूँ कि 24 वोट जो समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी है उसको मिलेंगे और 34 वोट संजय सेठ को मिलेंगे। यानी संजय सेठ की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। काउंटिंग अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। लेकिन ये समाजवादी पार्टी से चूक कैसे हुई? आर.के. वर्मा विधायक हैं प्रतापगढ़ से। वर्मा जी, ये इतनी बड़ी चूक, पूरा का पूरा आंकड़ा आपके पक्ष में था। देखिए, अभी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आप ही के सामने बयान दे रहे थे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी में सेंधमारी करी है और आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि भारत के संविधान के अनुसार सेंधमारी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। अपराध होगा, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल ने ये कहा था, मैंने खुद उनकी बाइट करी थी। उन्होंने कहा था चुनाव के पहले टूट फूट आम बात है, आप नहीं तोड़ पाए तो आप कहीं ना कहीं अपनी खिसियाट निकाल। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को तोड़ने में, सरकार को गिराने में, लोकसभा के सदस्यों को निलंबित कर अपने मनचाहे तरीके से कानून बनाने में माहिर है। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा वार्षिक निर्वाचन के मतदान के समय जो हुआ, यह उसकी शैली के अनुरूप हुआ है। मैं मान लेता हूँ वो तोड़ फोड़ माहिर हैं, लेकिन आप बचाने में नाकाम साबित हुए। क्या आप कहना चाहते हैं कि सेंधमारी एक संवैधानिक कार्य है क्या? प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि टूट फूट होती है चुनाव के पहले। नहीं, सेंधमारी तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में आए तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, रोक लेंगे। सेंधमारी एक अनैतिक कर्म है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर्म। ये बताइए, एक सवाल हमारी स्नेता एंकर जो है स्टूडियो से वो पूछ रही हैं कि अगर 10-20 विधायक आपके साथ अभी जुड़ रहे होते और आपका प्रत्याशी जीत जाता तो क्या ना जोड़ते उसको अपने साथ? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पास हमने जो 3 अपने कैंडिडेट्स का नामांकन कराया, हमारे पास उतने सदस्यों की संख्या कम थे। नहीं, पर्याप्त थी। यूपी से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है और इसी पर बातचीत भी चल रही थी, जहां एसपी के 2 विधायकों का वोट इनवैलिड भी हो गया। ये लीजिए, क्रॉस वोटिंग, एब्सेंट विधायक और इसके बाद इनवैलिड वोटिंग। क्या कहा जाए, काउंट करते जाइए। सीधा रुख करते हैं वीरेश का। वीरेश, मतलब ठान ही ली गई थी क्या? कुछ एब्सेंट रहे, कुछ ने क्रॉस वोटिंग करी और कुछ के वोट भी इनवैलिड। कौन है ये और इनकी क्या डिटेल है? देखिए, कुल मिलाकर ये है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कि कुछ लोगों से ये कहा गया था कि आप अनुपस्थित हो जाओ, कुछ लोगों से कहा गया था कि आप जानबूझ के जाना और दस्तखत इधर का उधर कर देना, इनवैलिड कर देना, और कुछ से कहा गया था भैया इधर आ जाना। तो तमाम तरह के यंत्र मंत्र तंत्र सभी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आजमाया। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कि आपके पास तो 3 चीज था, एक राम थे, एक दाम थे, एक दंड था। आपके पास 3 चीज है, राम दाम दंड, यानी साम दाम दंड जो भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने आजमाया। और ये राजनीति है, ये हर वक्त होता रहा है। समाजवादी पार्टी का जब वक्त था तो उसने किया, आज भाजपा कर रही है। एक ही वक्त में इतना कुछ बदल जाएगा और अखिलेश यादव को भनक ना हो, अभिषेक, ये बात कैसे मानी जाए? देखिए, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि भनक नहीं होगी। कल ही हमारे पास समाजवादी पार्टी के यहाँ से जब चल रहा था डिनर, उसी समय आ गया था, अपडेट आ गया था कि 8 विधायक गैर हाजिर है। उसी समय उनके नाम आ गए थे और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जानकारी थी कि वो लोग कौन हैं, सब कुछ पता था। लेकिन चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी, उनके कहने पर विधायक रुकने वाले नहीं थे, इसलिए वो कर नहीं सके और एब्सेंट रहे हैं, इनवैलिड हुआ है। जो आप अभी बात करते, हमारी जानकारी है कि बरेली के एक विधायक का वोट इनवैलिड हुआ है समाजवादी पार्टी के। तो इस तरह से इनवैलिड कराना, महाराजी देवी नहीं आई हैं, 7 विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी के फेवर ने वोट दिया, ये सब चीजें वेल प्लान्ड हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, समाजवादी पार्टी की जानकारी नहीं था, लेकिन उनके हाथ में नहीं था इनको रोक सकना। उनके पास कुछ जो उनका अखिलेश यादव को मैंने इंटरव्यू करके पूछा भी, उनका मेरे पास क्या था, उनके पास था नहीं कि कोई एक तीसरी सीट पे हाथ तो कुछ नहीं आया, लेकिन हाथ से जाते विधायकों के नाम और संख्या वो जरूर सामने
सामने आएंगे 5 बजे के वक्त के साथ साथ। अब तीनों सहयोगियों की रिपोर्ट से ये पता लगता है, आप हमारे साथ बने। तीसरी सीट पर अखिलेश ने हार का इशारा कर दिया है, बड़ी खबर यही है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है और तीसरी सीट पर जो उनके भीतर से आवाज आई है राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर के, उन्होंने पोस्ट के जरिए वो लिख ही दिया है। और क्या लिखा है वो भी सामने है, वो कंटेंट सबके सामने है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी का और उनसे भी जानकारी लेते हैं। संजय, अब ये तीसरी सीट जिस पर कैंडिडेट लड़ाना इतना भारी पड़ेगा, ये पहले से पता होता तो भी यही फैसला लेते अखिलेश क्या? देखिए, समीकरण जो थे, अगर शुरू से आप स्नेहलता देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के पास में 106 विधायक थे। उनके 2 विधायक जेल में हैं, इसलिए उनको वोटिंग की अनुमति नहीं मिली। कुल 108 विधायक थे, 106 उनके वोट थे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो कि अलायंस हो चुका था, तो 2 कांग्रेस पार्टी के जो वोट थे वो उनको मिलने थे। उनको महज 3 से 4 जो वोट है वो जुटाने थे, जिसकी तैयारी चल रही थी। और आज उन्होंने भी खेल किया है। सुभाषपा का एक विधायक क्रॉस वोटिंग करके गया है और एक का वोट इनवैलिड हुआ, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो ये मालूम चल रहा था कि आरएलडी के भीतर और सुभाषपा के भीतर थोड़ी तोड़-फोड़ करके कुल मिलाकर के ये बिगड़ते समीकरण उसकी गणित भी हम लगातार। शिवपाल यादव ने क्या कहा है? बीजेपी ने मर्यादा ही तोड़ दी है, बीजेपी तीसरी सीट पर हार संकेत। और शिवपाल ने ये बात मान ली है, उन्होंने जो कहा है वो रिकॉर्ड पर है। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त, तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है। बड़ी खबर, जहां शिवपाल यादव की बात आपने सुनी, राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए खुशखबरी। पल्लवी पटेल ने समाजवादी उम्मीदवार को वोट किया है, ये बात साफ आ गई है, जबकि नाराजगी की खबरें थी। आज का आपका वोट एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में, पीडीए के लिए खुल के बता दिए। थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पीडीए मतलब क्या? मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा खुल के कोई नहीं बता रहा। पीडीए क्या नाराजगी दूर होगी आपकी? जो अभी बताया जा रहा, अखिलेश यादव और आपके बीच में काफी तकरार हुई है फोन। मेरा कल का मुद्दा भी पीडीए था, आज का मुद्दा भी पीडीए है, कल का मुद्दा भी पीडीए रहेगा। तो सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे का, जहां पर कम से कम पल्लवी पटेल साथ देती नजर आ रही है। हालांकि खूब खबरें थी कि फोन पर अनबन हो गई है। वीरेश, देखिए, मैं आपको बताऊं, पल्लवी पटेल कोई साथ देती नजर नहीं आ रही है। पल्लवी पटेल ने पीडीए की बात की है। पीडीए में केवल उन्होंने वोट दिया है रामजी लाल सुमन को, और न रंजन को दिया है न बच्चन को दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रथम और द्वितीय भी होता है, इसलिए उन्होंने पीडीए को वोट दिया है। रामजी लाल सुमन दलित हैं, उनको वोट दिया है। रंजन और बच्चन को वोट नहीं दिया है। और तकरार हुई है, और टेलीफोनिक वार्ता में तकरार हुई है, और इसका हिसाब भी होगा। जो सोर्सेस से खबर आ रही है, पल्लवी पटेल कमेरावादी नाराज हैं और उनको मिलना है अखिलेश यादव से, और मिलकर अपनी नाराजगी नहीं बल्कि गठबंधन को भी तय करेंगी। यूपी में बीजेपी को राजा भैया का साथ मिला है, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मतदान किया। आज का जो घटनाक्रम हुआ उसको किस तरह से देखा? फरोख्त की गई ऐसे लग रहा है। भैया, हमको तो चवन्नी नहीं मिली है। अब जिसको मिला उससे पूछिए। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, साफ तौर पे राजा भैया कहते हैं एक चवन्नी नहीं मिली है, लेकिन साथ देना है। देखिए, ये खबर हमने सबसे पहले ही बता दिया था कि राजा भैया का जो साफ वोट है वो बीजेपी को जाएगा, और ये पहले से तय हो गया था। आज से 3 दिन पहले ही बात हमने ऑन एयर इसको कन्वे किया था। और उसकी वजह ये है कि देखिए, पहले भी वो वोट देते आए, इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। और जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उसमें भी उनके लिए बीजेपी के साथ रहना सबसे अधिक मुफीद है। हालांकि उनसे समाजवादी पार्टी ने समर्थन मांगा था। नरेश उत्तम पटेल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकायदा उनके घर पर भी गए थे, और अखिलेश यादव ने भी बात की थी। लेकिन इसके बाद भी राजा भैया ने समर्थन दिया। और उमा शंकर सिंह जो बीएसपी के विधायक हैं, जिन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है, उनके भी राजा भैया से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां भी राजा भैया की भूमिका रही है। जी अभिषेक, इसी बीच बड़ी खबर क्या मिल रही है वो भी दर्शकों को बताएं। बीजेपी के साथ आरएलडी के 9 एमएलए ने भी बीजेपी को वोट किया है। बीजेपी के संजय सेठ के पक्ष में वोट उन्होंने किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी का हमें आदेश मिला था कि आपको एनडीए के प्रत्याशी को वोट देना है। हम सारे के सारे 9 के 9 विधायक
एनडीए के कैंडिडेट को वोट देकर बाहर निकले और निश्चित ही हमें दिखाई दे रहा है 100% जीत होगी। और ये भी जान लीजिए, राज्यसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी में भगदड़ की बात कही है। एसपी के सारे लोग भाग रहे हैं, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। हमारे 8 एसपी के 2 उम्मीदवार जीत रहे हैं। बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। संजय का रुख करते हैं। संजय, आज शाम या यूं कहें रात तक अखिलेश यादव ये मान ले कि जो हुआ सो हुआ, या फिर जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं भगदड़ की स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी? देखिए 2024 का चुनाव है, ये तो अभी ट्रेलर है राज्यसभा की 10 सीटों का जो इलेक्शन हुआ है, लेकिन 2024 का चुनाव मुख्य चुनाव है। और उसके पहले जैसे कि चर्चाएं सामने आई ना, जैसा कि माहौल नज़र आ रहा है, उससे ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे दावेदारों को, उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के साथ जरूर जोड़ेगी जो जिताऊ हो। और लखनऊ से दिल्ली का रास्ता जाता है तो जाहिर तौर पर भगदड़, हलचल ये सब कुछ बनी रहेगी।